नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है उनके लिए अभ्यर्थियों पूरा अभ्यर्थियों 120 प्रश्नों का मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो याद रखना, सबसे पहले हम अभ्यर्थियों हिंदी का पार्ट करने वाले हैं। 120 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के अंदर अभ्यर्थियों पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बस क्लास को ध्यान से जरूर सुनना है, नया आपको कुछ नहीं पढ़ना। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों आपको मॉक टेस्ट देने हैं अब, और अभ्यर्थियों नया कुछ नहीं पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि परिपत्र के विषय में असंगत कथन कौन सा है। तो जो परिपत्र अभ्यर्थियों इसके बारे में आपको असंगत कथन छांटना है। इन चारों में से कौन सा अभ्यर्थियों असंगत कथन है। तो संबोधन का प्रयोग नहीं होता है अभ्यर्थियों, होता है, ये भी अभ्यर्थियों करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, इसमें भी अभ्यर्थियों अधोलेख का प्रयोग होता है, ये भी अभ्यर्थियों एक सही युग्म हो जाता है। और परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, ये अभ्यर्थियों इसमें नहीं होता। लेकिन अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है, ये अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी परिभाषा शब्द का सक्षम हिंदी परिभाषिक शब्द सही है। वो सही है अभ्यर्थियों, वो आपको बताना है। एक तरफ आपके इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ मिलेगा अभ्यर्थियों, और दूसरी तरफ आपके अभ्यर्थियों हिंदी का वर्ड दिया हुआ मिलेगा। बस आपको गलत और सही में अभ्यर्थियों अंतर देखना है। तो अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि ऑब्स्कियस का जो अश्लील होता है अभ्यर्थियों, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों शब्द सही है ये अभ्यर्थियों, और सारे गलत हैं। इसमें आप ध्यान से देख लेना अभ्यर्थियों। ऑप्शन 2 अभ्यर्थियों ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑब्वियस का जो अर्थ होता है वो अभ्यर्थियों अश्लील से होता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें सही मेल खाता है, और बाकी के अभ्यर्थियों मत पढ़ना, ये आपके दोनों तीन ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना भाई, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। क्लास को पूरा जरूर देख लेना कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है। आपको गलत युग्म छांटना है। इन चारों में से अभ्यर्थियों आपका गलत युग्म कौन सा है। आंखों पर पैर रखना अभ्यर्थियों, अंगारों पर पैर रखना, ये आपसे पूछा है। तो जोखिम मोल लेना, ये ऑप्शन अभ्यर्थियों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन है अभ्यर्थियों कलेजे पर सांप लौटना अभ्यर्थियों, ये नफरत करना, ये ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें सुमेलित नहीं खाता, ये ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाता है। और अभ्यर्थियों नवज पहचानना, स्वभाव जानना, ये भी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और देवता कूच करना यानी कि घबरा जाना, ये भी अभ्यर्थियों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कलेजे पर सांप लौटना, ये अभ्यर्थियों मुहावरे का अर्थ मेल नहीं खा रहा है। और बाकी का अभ्यर्थियों याद रखना, स्टार लगा के रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और नवज पहचानना व्यक्ति के अभ्यर्थियों स्वभाव को एक तरह से जानना हो जाता है। और देवता कूच करना यानी कि घबरा जाना, याद रखना अभ्यर्थियों, तीनों ऑप्शनों को याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कर्ण कल बाजार जाएगा। वाक्य याद रखना अभ्यर्थियों, कर्ण कल बाजार जाएगा, वाक्य में किस काल का भेद है। तो वाक्य में अभ्यर्थियों आपको भेद बताना है कि किस काल का है। तो कल अभ्यर्थियों किस काल में आता है, भविष्य काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, या अभ्यर्थियों दिग्ध वर्तमान काल में। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, जो आपका भविष्य काल है उसमें अभ्यर्थियों कल आता है, यानी कि अभ्यर्थियों कल बाजार जाएगा। भूतकाल अभ्यर्थियों आपका नहीं होगा, वर्तमान काल जो अब प्रेजेंट पे अभ्यर्थियों आपका जो चल रहा है, और भूतकाल यानी कि जो बीता हुआ कल है। तो ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शुद्ध वाक्य नहीं है अभ्यर्थियों, शुद्ध वाक्य नहीं है वो आपको पहचानना है और नहीं में आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप करोगे, है और नहीं में अभ्यर्थियों आपको विशेष ध्यान कर कर आपको क्वेश्चन पढ़ने, तब आपको टिक लगाना है। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों वह विलाप करके रोने लगा, ये अभ्यर्थियों इसमें अभ्यर्थियों शुद्ध वाक्य नहीं है। बाकी के अभ्यर्थियों सारे शुद्ध वाक्य, इस बात को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, ये भी इसमें सही वाक्य हो जाता है। और वह विलाप करके रोने लगा, यानी कि विलाप अभ्यर्थियों या अफसोस करके रोने लगा, ऐसे भी वो बोल सकता था, यानी कि ये ऑप्शन अभ्यर्थियों मेल नहीं खाता। ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। उसने अपने पाँव से जूता उतारा, ये भी अभ्यर्थियों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें अभ्यर्थियों गलत ऑप्शन है, यानी कि राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि
इस प्रश्न में आपको बताना है अभ्यर्थियों कि अनुग्रहित का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अनुग्रहित का शुद्ध रूप अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुग्रहित अभ्यर्थियों। इसमें थोड़ा अभ्यर्थियों आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है अभ्यर्थियों। इसमें जो आपका ये बना है ये इस तरह से नहीं आएगा, ये अभ्यर्थियों आपका जो इस तरह से आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत युग्म चुनिए, यानी कि वाक्यांश के लिए अभ्यर्थियों आपको असंगत यानी कि गलत युग्म को पहचानना इन चारों में से। तो पहला आपका हो जाता है जिसे क्रय किया गया हो उसे कृत कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों। किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको कृत कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको क्या कहते हैं अभ्यर्थियों? अभ्यर्थियों उसे कहा जाता है, ये ऑप्शन भी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों, क्षिप्रहस्त अभ्यर्थियों उसको कहा जाता है। और सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों? विकेशनीय अभ्यर्थियों उसको नहीं कहा जाता। ये ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें गलत ऑप्शन यानी कि राइट आंसर हो जाता है। और जो अभ्यर्थियों कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसे अभ्यर्थियों छपरी अभ्यर्थियों छवि अभ्यर्थियों कहते हैं। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 हो जाता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि प्रधान का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रधान का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। तो गौण अभ्यर्थियों, गौण जो प्रधान का विलोम शब्द है वो गौण हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म कौन सा नहीं है। तो विलोम युग्म अभ्यर्थियों आपको छांटना है, इन चारों में से गलत आपको छांटना है अभ्यर्थियों। अथ का इति हो जाता है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अंधकार का अभ्यर्थियों क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अनुकूल का अभ्यर्थियों समकूल नहीं होगा, ये अभ्यर्थियों अनुकूल का प्रतिकूल हो सकता है। प्रतिकूल अभ्यर्थियों याद रखना, प्रतिकूल हो सकता है। और अभ्यर्थियों अर्थ का अनर्थ, ये भी अभ्यर्थियों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 अभ्यर्थियों जो आपका मेल नहीं खाता है। अनुकूल का अभ्यर्थियों आपको प्रतिकूल करके आना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि अभ्यर्थियों भास्कर का निरास्कर हो जाएगा, ये अभ्यर्थियों आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत मेल खा रहा है अभ्यर्थियों। चंद्रमा का अभ्यर्थियों शशांक करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चपला का अभ्यर्थियों बिजली करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। समुद्र का अभ्यर्थियों उदती, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखना अभ्यर्थियों दूध जो शब्द है वो अभ्यर्थियों छिरका हो जाएगा, पे का हो जाएगा, वारी का अभ्यर्थियों नहीं होगा, और अभ्यर्थियों गोरस का हो जाएगा। याद रखना, तीनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपके स्क्रीन के सामने कि अभ्यर्थियों आलूत शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। और अभी तक जिस भी विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई कि एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, लाइक सभी को करना है। तो आचुल शब्द में अभ्यर्थियों अक प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो क्या बनेगा अभ्यर्थियों? आलोचक बनेगा। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाइक भाई सभी कर दीजिएगा, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। लाइक में भी तो आपका कुछ नहीं जाता, बस कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अध लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। स्टार लगा लेना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध लिखा शब्द में कौन सा तो आपको उपसर्ग, तो राइट आंसर है तो ला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग तो ला। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। आपको गलत छांटना है कि कौन सा तो संधि विच्छेद सही नहीं है। प्रत्येक का प्रति प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अभ्यर्थों। और अभ्यर्थों चिमने चित का क्या हो जाएगा? चिमने का चित प्लस अभ्यर्थों में हो जाएगा, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अभ्यर्थों। पुष्पांजलि का क्या हो जाएगा? पुष्प प्लस अंजलि, ये भी इसमें अभ्यर्थों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थों ये ऑप्शन आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा अभ्यर्थों। जगन्नी की क्या हो जाएगा अभ्यर्थों जगज प्लस जननी, ये ऑप्शन अभ्यर्थों आपका इसमें गलत, यानी कि 4 ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तीनों को याद रखना अभ्यर्थों,
प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, इसमें प्लस नहीं लगाया, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता, आप इसमें प्लस लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है अनु प्लस एषण, पहला ही ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अन्वेषण का शब्द विच्छेद याद रखना अनु प्लस एषण। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से देशज शब्द क्या है भैया। तो देशज शब्द क्या है, तो याद रखना भैया तो मोखल शब्द है। ये क्वेश्चन है भैया तो आपका बिल्कुल आपका जो एग्जाम पैटर्न आने वाला है भैया तो सिलेबस पर उसी पर आधारित है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो भैया तो किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, एक बार ऑप्शनों को भैया तो ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो राइट आंसर है भैया तो सब, यशेष्ट और समूचा, इसमें भैया तो कोई विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। पिछला, वर्तमान, नया, इसमें भी भैया तो है। और भैया तो उचित, शांत, सीधा, इसमें भी भैया तो गुणवाचक विशेषण है। काल, बुरा, इस दुष्ट, दुष्ट एक विशेषण है भैया तो, और बुरा, वे व्यक्ति बुरा है, एक विशेषता बता रहा है। और काल भैया तो ये भी एक विशेषता बताने वाला शब्द है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। इन चारों में से आपको गलत कथन छांटना है भैया तो कि कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं भैया तो ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि क्रिया एक भैया तो अभिकारी शब्द है, ये ऑप्शन आपका इसमें गलत है। और बाकी चारों को भैया तो बाकी तीनों को आपको पढ़ना है कि क्रिया में क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है, याद रखना क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। और तीसरा आपसे क्या पूछा है कि क्रियाएं धातुएं संज्ञाएं विशेष शब्द में से भी बनती हैं, याद रखना ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन 2 अब भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इतना टाइम आपके पास नहीं है, आप क्लास को रोक कर इनको पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग अभ्या तो किस वाक्य में हुआ है, तो याद रखना आप आगे आ जाए, इसमें अभ्या तो मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो याद रखना, स्टार लगा के रखना, बुढ़ापा भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा भैया तो बुढ़ापा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से भैया तो आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे भैया तो कंप्यूटर के क्वेश्चन हम करने वाले 20 क्वेश्चन है भैया तो हम कंप्यूटर के करने वाले, याद रखना इनसे बाहर आपका जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आने वाले हैं वो भैया तो आपके इनमें से बाहर नहीं जाने वाले। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि BIOS का पूरा नाम क्या है। तो BIOS का जो पूरा नाम है वो भैया तो आपको बताना है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, पहला ही ऑप्शन भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भैया तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में डिजिटल कंप्यूटर का पहला प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ है। स्टार लगा के रखना भाई। तो भारत में जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है उसका प्रयोग मौसम विज्ञान में हुआ है, ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आईसी चिप किस सामग्री से बनी होती है। तो आईसी चिप भैया तो किस सामग्री से बनी होती है ये आपको बताना है। तो सिलिकॉन से भैया तो आईसी चिप बनी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भैया तो कि भैया तो ASCII कोड में कितने करेक्टर होते हैं, याद रखना। तो एस्की में भैया तो एस्की में कितने भैया तो करेक्टर कोड होते हैं, तो याद रखना 128, पहला ऑप्शन भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि GUI का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म भैया तो आपसे पूछी जाएगी, एक क्वेश्चन है भैया तो आपका 100 क्वेश्चन आने वाला है। तो GUI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भैया तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भैया तो जो GUI का पूरा नाम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भैया तो कि भैया तो कोड कंप्यूटिंग में भैया तो LASS भैया तो याद रखना भैया तो ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो ये आपसे पूछा गया भैया तो कि भैया तो कोल्ड कंप्यूटिंग में IaaS का मतलब क्या होता है। तो याद रखना भैया तो इसका मतलब होता है भैया तो इसका मतलब आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या क्या पूछा है कि USB का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी भैया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि USB का पूरा नाम क्या है। यूनिवर्सल सर्विस बस अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यूनिवर्सल सर्विस बस अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि इंटरनेट में TCP अभ्यर्थियों, TCP या IP भी कह सकते हैं आप, का उपयोग किसके लिए होता है। तो इंटरनेट में TCP या IP का उपयोग अभ्यर्थियों नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो पाइथन भैया तो याद रखना हाई लेवल की वाली भाषा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाइथन भैया तो स्टार लगा के रखना, भाषाओं से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2023 तक कौन सा था भैया। तो 2023 तक आपको बताना है कि भारत में सबसे तेज जो कंप्यूटर था वो सुपर कंप्यूटर कौन सा था। परम सिद्ध भैया तो परम सिद्ध ऑप्शन भैया तो आपका डी राइट आंसर हो जाता है। परम सिद्ध AI भैया तो परम सिद्ध AI जो 2023 तक सबसे तेज कंप्यूटर था भैया। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भैया तो मशीनी लर्निंग में उपयोग होने वाली मुख्य भाषा कौन सी है। तो मशीनी लर्निंग में जो भाषा उपयोग होती है वो भैया तो पाइथन होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा कि भैया तो VPN का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो VPN का उपयोग भैया तो किसके लिए किया जाता है, सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के लिए भैया तो किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। स्टार लगा के रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो याद रखना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है भैया तो ल्यूनिक्स भैया तो ओपन सोर्स की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि कंप्यूटर मेमोरी में भैया तो कैश का क्या उपयोग होता है, किस लिए होता है भैया तो कैश का उपयोग। तो याद रखना भैया तो स्पीड बढ़ाने के लिए कैश का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है प्यारे भैया तो कि भैया तो आर्टिफिशियल भैया तो याद रखना भैया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक किसे कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक भैया तो भैया तो मखार्थी को कहा जाता है, जॉन मखार्थी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि TCP IP मॉडेम में कितने लेयर होते हैं। याद रखना TCP मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो 4 लेयर अभ्यर्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 20 क्वेश्चन अभ्यर्थ तो हम कंप्यूटर के करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओनली 5 क्वेश्चन यहाँ से अभ्यर्थ तो आपके बाहर नहीं जाने वाले। याद रखना यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में कौन सा था। 1971 में भैया तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था। सन भी आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना 1971 कौन सा था भैया तो इंटेल 4004 भैया तो इंटेल 4004। बी ऑप्शन आपको इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है। तो IPv6 एड्रेस जो होता है वो भैया तो 128 बिट का होता है। सी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भैया तो कि भैया तो हैंडोप अभ्या तो किस तकनीकी से संबंधित है अभ्या तो याद रखना बिग डेटा के लिए हैंडोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि भैया तो क्वांटम, याद रखना क्वांटम कंप्यूटर में जो पारंपरिक बिट्स की जगह किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग अभ्या तो किया जाता है, क्यों बिट्स का अभ्या तो प्रयोग किया जाता है। याद रखना
क्यों बिट्स का प्रयोग अभ्यर्थी किया जाता है? ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ तक अभ्यर्थी जो आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे उनका अभ्यर्थी होता है खात्मा। अब हम जो करने वाले हैं वो अभ्यर्थी आपके राजस्थान जी के जो अभ्यर्थी कम से कम हम अभ्यर्थी इस क्लास के अंदर 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्लास को अभ्यर्थी रामबाण साबित होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पूरा ज़रूर देख लेना, और लाइक किसी ने नहीं किया तो भाई सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी 21 नंबर का क्वेश्चन राजस्थान जी के स्टार्ट होते हैं कि राजस्थान की किस झील को विक्टोरिया झील भी कहा जाता है? तो विक्टोरिया झील के नाम से अभ्यर्थी किस झील को जाना जाता है? तो याद रखना, स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थी जयसमंद झील को विक्टोरिया झील के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, जयसमंद झील अभ्यर्थी याद रखना जयसमंद झील को विक्टोरिया झील के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सालिम सिंह की हवेली किस जिले में स्थित है? स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, क्योंकि हवेलियों से आपका इस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आने वाला है, और सालिम सिंह की हवेली आपको पता होना चाहिए जैसलमेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी कि राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस कहलाता? तो जयपुर शहर को अभ्यर्थी पूर्व का पेरिस कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है अभ्यर्थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जयपुर क्वेश्चन अभ्यर्थी याद रखना, स्टार लगा के रखना कि चंबल नदी कौन से क्षेत्र में बहती है? तो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र अभ्यर्थी आपको बताना है। चंबल नदी अभ्यर्थी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से आपके उद्गम या आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी जो बहती है अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हाड़ौती में इसका प्रवाह क्षेत्र माना गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला एकमात्र राजा कौन था? तो याद रखना, स्टार लगा के रखना, राव चंद्रसेन अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। रावचंद्र एकमात्र ऐसे शासक थे अभ्यर्थियों जिसने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पता होना चाहिए और पता होगा अभ्यर्थियों अरावली, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की श्रेणी मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के भूगोल, याद रखना अभ्यर्थियों राजस्थान की भूगोल को सर्वप्रथम किस विद्वान ने व्यवस्थित रूप दिया था? किस विद्वान के द्वारा राजस्थान की भूगोल नामक अभ्यर्थियों ये आपका प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान का जो भूगोल है उसका अध्ययन अभ्यर्थियों किया गया था, और राजस्थान का भूगोल अभ्यर्थियों उसको विभाजित किया गया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। और पुस्तक कौन सी थी? राजस्थान का भूगोल ये अभ्यर्थियों पुस्तक थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में राव जोधा ने किस शहर स्थापित की थी? तो कौन सा शहर अभ्यर्थियों राव जोधा के द्वारा बसाया गया था? तो जोधपुर शहर अभ्यर्थियों नाम से पता चलता है राव जोधा जोधपुर शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला अजय दुर्ग कहलाता? कभी इसको अभ्यर्थी जीता नहीं गया। अजय दुर्ग यानी कि कभी उस पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। तो याद रखना ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग अभ्यर्थी वो दुर्ग है जिस पर किसी ने आज तक अभ्यर्थी आक्रमण किए लेकिन असफल रहे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मरुधरा ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन कब हुआ था? तो याद रखना 2014 में हुआ था। स्टार लगा के रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन अभ्यर्थियों कहाँ से निकाला जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में? वो आपके नागौर जिले से निकाला जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान के किस जिले को अभ्यर्थियों काची बावड़ी नगर कहते हैं? तो काची बावड़ी अभ्यर्थियों आपके कौन से नगर को कहा जाता है? बूंदी शहर को अभ्यर्थियों काची नगर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये मैंने अभ्यर्थियों इसलिए ऐड किया इस क्लास में, पता आप सबको होगा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है। लेकिन अब भी आपका जैसलमेर है, राजस्थान का जीके का अपडेट होने के बाद भी जो आपका जैसलमेर का जिला है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो चांद बावड़ी, स्टार लगा लेना भाई चांद बावड़ी के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में पूछा जाता है। आबानेरी अभ्याय तो, और आबानेरी कहाँ पर पड़ता है? दौसा में ये चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान का सबसे अभ्यर्थियों राजस्थान का कौन सा शहर पवन ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख केंद्र रहा है। तो याद रखना अभ्यर्थियों पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ से जैसलमेर से अभ्यर्थियों राजस्थान को प्राप्त हो रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना जैसलमेर में आपका डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने बताया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों क्या पूछा है कि रामगढ़ क्रेटर गड्ढा, रामगढ़ क्रेटर एक गड्ढा है अभ्यर्थियों, ये याद रखना किस झील में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट गड्ढा है, एग्जाम में ये गड्ढा पूछा जाता है। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों 12 आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भाकर क्षेत्र किस प्रकार की भूमि है। तो राजस्थान में जो भाकर क्षेत्र है वो अभ्यर्थियों वहाँ पर कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है या अभ्यर्थियों आपके पथरीली पाई जाती है या बलुई या अभ्यर्थियों आपके खारी। तो जो पथरीली मृदा अभ्यर्थियों वो आपके भाकर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है। तो किस जिले में अभ्यर्थियों राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। तो वो आपका उदयपुर जिला अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो राजस्थान में जो बिजोलिया आंदोलन है वो अभ्यर्थियों आपके विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना और स्टार भी लगा के रखना क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन अभ्यर्थियों ऐसे जो फिक्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विजय सिंह पथिक को अभ्यर्थियों याद रखना, इसके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस जिले में दर्ज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों तापमान कौन से जिले में पड़ता है पता होना चाहिए अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए चूरू जिले में, जहाँ पर अभ्यर्थियों सर्वाधिक तापमान पड़ता है। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मालवा पठार का भाग है। तो मालवा पठार का जो भाग है अभ्यर्थियों वो कोटा और झालावाड़ जिले में पड़ता है। याद रखना ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी अरावली से निकलती है। तो अरावली अभ्यर्थियों अरावली से निकलती है तो वो आपकी बनास नदी हो जाती है। जो आपकी बनास नदी है अभ्यर्थियों वो आपके अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। तो गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी अभ्यर्थियों। क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जयपुर को अभ्यर्थियों कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता का मेला मुंडावा नागौर में लगता है। तो मुंडावा नागौर में तो किस लोक देवता का मेला लगता है। तो तेजा जी का जो मेला है तो मुंडावा नागौर में लगता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में दुल्ला राय वंश किस से संबंधित था। तो दुल्ला राय जो था तो ये किस वंश से संबंधित था। तो राइट आंसर की बात की जाए तो दुल्ला राय तो आपके कछुआ वंश से संबंध रखता है। ऑप्शन सी तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कि राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जनजाति का है। तो राजस्थान में कालबेलिया नृत्य की बात आती है तो सांप पकड़ने वाली जाति को क्या कहा जाता है, सपेरा। और तो कालबेलिया जो जनजाति वो सपेरा जनजाति से संबंध रखती है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तो आपसे क्या पूछा है कि गिद्दड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्योंकि नृत्यों से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन शेखावाटी क्षेत्र अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में आपका जो गिद्दड़ नृत्य है ये अभ्यर्थियों किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान का शहर सन सिटी कहलाता है। तो कौन सा शहर अभ्यर्थियों सन सिटी कहलाता है। तो आपका जो जोधपुर शहर है उसको अभ्यर्थियों सन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के किस किले को भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला कहा जाता है। राजस्थान का तो पहला ही माना जाएगा अभ्यर्थियों याद रखना, और भारत का अभ्यर्थियों दूसरा आप मान सकते हो। तो जो चित्तौड़गढ़ का किला है अभ्यर्थियों वो
भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला है और राजस्थान का भैया तो पहला सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का किला, जो भैया तो ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह राजस्थान में बहती है, तो याद रखना जो पूरी तरह राजस्थान में बहती है और सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो बनास नदी है भैया तो जो सबसे लंबी मानी जाती है, क्योंकि यह भैया तो पूरी तरह राजस्थान में बहती है, राजस्थान से ही निकलती है भैया तो राजस्थान में यह बहती है, राजस्थान में भैया तो ये समाप्त हो जाती है, याद रखना ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को थार का मरुस्थलीय भाग कहा जाता है, तो थार का जो मरुस्थलीय भाग है वो पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है, थार का मरुस्थलीय भाग अभ्यास तो ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो आपका थार का मरुस्थल है वो अभ्यास तो आपके पश्चिमी भाग में, यानी कि इस तरह से आपका जो राजस्थान का मैप होने वाला अभ्यास तो इस तरह आप अभ्यास तो आपकी इस तरह पे जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है, याद रखना ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर 4-5 जिलों में भैया तो ये फैला हुआ है, तो याद रखना जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर आपका मरुस्थल फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सिलवासा आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा है, तो राजस्थान में जो सिलवासा आंदोलन है वो अभ्या तो भील जनजाति से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा नहर हवेलियों का शहर कहलाता है, तो हवेलियों का शहर अभ्या तो कौन सा नगर कहलाता है, याद रखना तो हवेलियों का शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा हवेलियाँ, तो याद रखना जो जोधपुर जैसलमेर ज़िला है वो भैया तो हवेलियों का शहर कहलाता है, यानी कि सालिम सिंह की हवेली भी आपके जो जैसलमेर ज़िले में स्थित है, तो याद रखना जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि उदयपुर में कौन सी झील स्थित है, इन चारों में से फतेह सागर झील अभ्या तो आपके उदयपुर में स्थित है, बी ऑप्शन अभ्या तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भोपाल सागर किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान में जो भोपाल सागर है वो भैया तो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, याद रखना स्टार लगा के रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभी है तो आपके स्क्रीन के सामने कि राजस्थान के किस जिले को एशिया का तालाब कहा नगर कहा जाता है, तो एशिया का तांबा नगर, सॉरी भैया तो तांबा नगर कहा जाता है। तो याद रखना जब भी तांबे की बात आती है तो हमारा एक ही जिला भैया तो याद आना चाहिए, जो आपका खेतड़ी झुंझुनू है वहाँ पर भैया तो आपका तांबा नगर कहा जाता है, लेकिन अब अपडेट होने के बाद अब भैया तो नीम का थाना आ सकता है ऑप्शन में, नीम का थाना भैया तो याद रखना नीम का थाना ऑप्शन में आए तो आपको नीम का थाना करके आना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि राजस्थान के किस क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है, तो बागड़ के नाम से भैया तो किस क्षेत्र को जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी भाग को भैया तो जाना जाता है। क्वेश्चन लेवल का भैया तो याद रखना काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा जाता है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो कि राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो राजस्थान में जो मत्स्य जनपद है इसकी राजधानी आपसे पूछिए कौन सी है, तो अलवर को भैया तो मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस दुर्ग को भूतहा किला कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर अभ्या दो डरावना किला जहाँ पर भूत निवास करते हैं भूतहा किला किसे कहा जाता है, तो याद रखना जो आपका भानगढ़ का किला है इसको भूतहा किला कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है भैया तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ज़िले में भैया तो स्थित है, तो आपके जो अलवर ज़िला है भैया तो अलवर ज़िले में आपका जो भानगढ़ का किला है वो अलवर ज़िले में स्थित है, जिसको भूतहा किला कहा जाता है। शाम के टाइम भैया तो इस किले में प्रवेश नहीं है शाम के 5 बजे के बाद, क्योंकि ये किराना भैया तो ये किला है जो डरावना किला है, यहाँ पर भूतों का निवास माना जाता है। तो याद रखना बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो भैया तो क्लास कैसी लगी, यहीं पर क्लास को हम समाप्त करते हैं। जो आपके बाकी के क्वेश्चन थे वो अगली क्लास में आपको जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो क्लास में भैया तो नया स्टूडेंट आया हो तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जर्मन कंटेंट दिया जाता है। और एक काम आपको ज़रूर करना है, सभी स्टूडेंटों को एक काम करना है कि क्लास को आप कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि कौन से ज़िले से किस गांव से भी है तो क्लास को देख रहे हो। तो याद रखना ये 2 काम आपको करके जाना है, एक लाइक करना है और एक कमेंट करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।